अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी की थी, तूफान में भी फंसा था, पाकिस्तान के सटे हुए, तो ये सब बीएसएफ का था। एक बागडोगरा हवाई अड्डा है, ये बागडोगरा हवाई अड्डा उत्तरी बंगाल में है, सिलीगुड़ी के पास है। बहुत सारे सेना के जो बड़े बड़े ट्रक सब रहते हैं वो रहते हैं, पूरा सैनिक सब घूमते रहते हैं। तो उसी सिलीगुड़ी के ट्रांजिट कैंप में हम लोग को मतलब ठहराया गया था, क्योंकि वो सब बहुत मतलब संवेदनशील इलाका है, वहाँ कोई। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। एक बार हम फिर से मौजूद हैं एक आईपीएस अमिताभ दास सर के पास और उनसे जानेंगे कि आईपीएस ट्रेनिंग के दौरान वो चीन की सीमा पर तैनात थे, वहां का इनका क्या अनुभव रहा। सर, आप चीन की सीमा पर तैनात थे, अनुभव क्या रहा दर्शकों को? जी सही कहा आपने मुझे पुरानी यादें ताज़ा कर दी। देखिए, जो आईपीएस की ट्रेनिंग होती है बहुत मतलब टफ ट्रेनिंग आप कह सकते हैं, जिसमें बिल्कुल आपका तेल निकाल लिया जाता है, वैसी ट्रेनिंग होती है। तो जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो तो आईपीएस अफसरों की हैदराबाद में होती है। हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है, एनपीए है, नेशनल पुलिस अकेडमी, पटेल सरदार पटेल के नाम पर, वहाँ पर ट्रेनिंग होती है, बेसिक ट्रेनिंग। लेकिन इसके अलावा भी आईपीएस लोगों को प्रशिक्षण के लिए बहुत अलग अलग जगह भेजा जाता है। जैसे पहले मैंने आप ही के चैनल में बताया था, मैं कश्मीर घाटी में भी रहा था, वहाँ बीएसएफ के साथ हमें ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था, जहाँ मैंने अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी की थी, तूफान में भी फंसा था। फिर मैंने श्रीनगर में चुनाव करवाए थे सन 1996 में। उसके बाद मैं नियंत्रण रेखा पर रहा था, बंकरों में रहा था, पाकिस्तान के सटे हुए, तो ये सब बीएसएफ का था। तो आपने चीन की सीमा की बात की, तो वो मैं बताऊं कि आईपीएस अफसरों की ट्रेनिंग आर्मी के साथ भी होती है, मतलब भारतीय सेना के साथ। क्योंकि होता क्या है कि फील्ड में बहुत बार पुलिस को और सेना को तालमेल में काम करना पड़ता है ना। तो इसलिए आईपीएस अफसरों को सेना के साथ, आर्मी के साथ भी उनकी ट्रेनिंग होती है। इसको आर्मी अटैचमेंट कहते हैं। तो ये मैं बता रहा हूँ 1996 की बात बता रहा हूँ, 96 की बात है ना। तो आर्मी अटैचमेंट की बात मैं बता रहा हूँ। तो उसमें देखिए क्या हुआ कि हम लोग को सिक्किम में जाना था। तो उसमें शुरू से देखिए मैं बताता हूँ। पहले हम लोग कलकत्ता पहुँचे और कलकत्ता से एक बागडोगरा हवाई अड्डा है, ये बागडोगरा हवाई अड्डा उत्तरी बंगाल में है, सिलीगुड़ी के पास है। तो हम लोग हवाई जहाज से बागडोगरा हवाई अड्डा पहुंचे। और ये बात मैं ये बता रहा हूँ कि वो समझिए मेरी पहली हवाई जहाज यात्रा थी, उसके पहले मैं कभी प्लेन पर चढ़ा नहीं था। तो कलकत्ता से बागडोगरा कोई बहुत दूर नहीं है, मुझे लगता है 1 घंटा या हो सकता है उससे भी कम का समय लगा हो, 45 मिनट सबका समय। लेकिन गड़बड़ी ये हो गया कि मेरा जो मेन सामान जो था, मेरा जो बड़ा सा एक सूटकेस था, वही कलकत्ता हवाई अड्डे पर छूट गया और मैं बागडोगरा पहुंच गया। और उसके बाद जब मैंने खोज की अपने सूटकेस की, तो पता चला कि तब तक कलकत्ता हवाई अड्डा से फोन आ चुका था बागडोगरा हवाई अड्डे को कि एक यात्री का छूट गया है यहाँ सामान। तो मैं तो बहुत टेंशन में आ गया। उसके बाद क्या था कि कलकत्ता से बागडोगरा दिल्ली फ्लाइट थी भी नहीं, हफ्ते में 2 रोज बस फ्लाइट थी। अब हो सकता है दिल्ली हो गई हो, लेकिन उस समय में हफ्ते में 2 रोज फ्लाइट थी। तो फिर मुझे बताया गया कि अब 2-3 दिन बाद जब कलकत्ता से हवाई जहाज आएगा तब उसमें आपका सामान आएगा। तो 2-3 दिन तक तो ये मेरी हालत थी कि मेरे पास मतलब छोटी छोटी चीजें भी नहीं थी, टूथब्रश नहीं था, टूथपेस्ट नहीं था, सारी चीजें सूटकेस में छूट गई थी। तो मुझे बहुत दिक्कत हो गई। और उसके बाद मैंने अपनी माँ से बात की। उस समय तो मोबाइल का ज़माना था नहीं, एक बूथ पर जाके मैंने अपनी माँ से बात की दरभंगा में। मैंने कहा कि ये परेशानी हो गई है। फिर मेरे भैया से बात हुई, उन लोगों ने कहा कि अच्छा 1-2 रोज़ किसी तरह दोस्तों की मदद से काटो, दोस्तों से कुछ पैसे वैसे लो उधार, और ये सब करके। तो खैर 1-2 रोज, और वहाँ हम लोग ठहरे थे, सिलीगुड़ी है उत्तरी बंगाल में, बड़ा शहर है सिलीगुड़ी। तो वहाँ पर आर्मी का बहुत बड़ा ये होता है, उसको ट्रांजिट कैंप कहते हैं। मतलब वहाँ सेना के जवान आते रहते हैं, जाते रहते हैं। और किसी भी समय आप जाइएगा तो लगेगा कि बिल्कुल मेला लगा हुआ है। मतलब बहुत सारे सेना के जो बड़े बड़े ट्रक सब रहते हैं वो रहते हैं, पूरा सैनिक सब घूमते रहते हैं। तो उसी सिलीगुड़ी के ट्रांजिट कैंप में हम लोग को मतलब ठहराया गया था और 1-2 रोज हम लोग रहे। तो ऐसे सिलीगुड़ी भी बहुत बड़ा शहर है और सिलीगुड़ी से होकर ही लोग दार्जिलिंग और ये सब जाते हैं। लेकिन थोड़ा मेरा मूड खराब था सामान छूटने की वजह से, तो ज़्यादा मैं घूम नहीं सका। खैर 2-3 दिन बाद फिर जब अगली उड़ान आई
कलकत्ता से बागडोगरा, तब उसमें मेरा मतलब सारा सामान आ गया। मेन एक बड़ा उसमें तो ट्रेनिंग में था, बहुत सामान था, एक बड़ा सूटकेस था, वही छूट गया था, तो खैर उसको लिए। उसके बाद हम लोग सिलीगुड़ी से इसके लिए रवाना हुए, गंगटोक के लिए रवाना हुए, जो सिक्किम की राजधानी है। और गंगटोक का जो रास्ता है वो सिलीगुड़ी से गंगटोक बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, मतलब पहाड़ों में जो जिसको बोलचाल में जलेबिया मोड़ कहते हैं, एकदम घुमावदार रास्ता रहता है, उससे बहुत लोगों को उल्टी भी हो जाती है, इतना ज्यादा घुमावदार रहता है, और लेकिन बहुत खूबसूरत है, उसमें प्रकृति की बहुत खूबसूरती है। और रास्ते में बगल में तीस्ता नदी बहती रहती है, तीस्ता नदी उधर बहती है और पहाड़ों में ये है। तो हम लोग मतलब शाम होते होते हम लोग सिलीगुड़ी से गंगटोक पहुंचे। अब मैं एक दिलचस्प बात और दर्शकों को बताऊं, ये जो सिक्किम है अब तो ये भारत का राज्य है, यहाँ की राजधानी गंगटोक है, लेकिन पहले ये अलग देश हुआ करता था। 1974 तक 1974 तक ये अलग देश हुआ करता था और यहाँ के राजा को चोग्याल कहते थे। लेकिन 1974 में यहाँ एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और लोगों ने भारत में मिलने के लिए आंदोलन किया। उसके बाद के लोग किए या फिर भारत के लोग? नहीं, वहीं के लोगों ने किया, भारत की मदद से ही किया, लेकिन वहाँ की जनता ने किया। और जो वहाँ का राजा था चोग्याल, वो थोड़ा अलग थलग पड़ गया। तो उसके बाद सिक्किम 1974 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उनके समय में वो भारत में मिल गया और भारत का एक राज्य हो गया। मैं बताऊं लोगों को कि हर व्यक्ति को एक बार सिक्किम घूमना चाहिए, बहुत खूबसूरत ये राज्य है और एकदम चीन की सीमा से लगा हुआ है। उसके बाद हम लोग वहाँ पर चीन की सीमा पर जहाँ हम लोग को जाना था उसको नथु ला कहते हैं, नथु ला। ये जो ला शब्द है ना, ये तिब्बती भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है माउंटेन पास, जिसको हिंदी में दर्रा कहते हैं। जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं ना, उसमें के बीच में आने जाने का जो रास्ता होता है उसको माउंटेन पास कहते हैं, हिंदी में दर्रा कहते हैं और तिब्बती भाषा में ला कहते हैं। तो ये वहीं पर मतलब नथुला जो है उसके उधर नॉर्थ में चाइना है और इधर इंडिया है, तो ये वहां पर बिल्कुल सीमा पर है। अब देखिए नथुला जाने के लिए क्या होता है ना कि वहां पर आम लोगों को नहीं जाने दिया जाता है, विदेशियों को तो बिल्कुल नहीं जाने दिया जाता है और हिंदुस्तानियों को भी वहां परमिट लेके जाना पड़ता है। वहां मिलिट्री पुलिस रहती है, उससे कई किलोमीटर पहले से वो परमिट देती है। साधारणतः परमिट एक ही दिन का होता है कि उसी दिन जाकर उसी दिन आपको लौट जाना है, आप वहां पर नाइट हॉल्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब बहुत मतलब संवेदनशील इलाका है। वहाँ कोई पर्यटक के रूप में कोई जासूस भी पहुंच सकता है और ये सब कुछ गड़बड़ हो सकता है, इसलिए वहां पर नथुला जाने पर बहुत तरह की पाबंदियां हैं। विदेशी तो जा ही नहीं सकते, इंडियन सबको भी परमिट लेके जाना पड़ता है। तो हम लोग फिर नथुला पहुंचे और उसके बाद वो बिल्कुल एक अलग दुनिया ही है। देखिए नथुला में आपको एकदम बिल्कुल सामने में जो चाइना का वॉच टावर रहेगा, उस पर आपको चाइनीज सैनिक सब दिखाई देंगे। मतलब इतना आसपास का है कि आप एक कंकर उठा के भी मारे तो लग जाएगा। और हम लोग के साथ एक मणिपुर का मेरा बैचमेट था, उसका नाम कैलून लुफेंग था, तो उसकी भी छोटी छोटी आंखें थी, थोड़ा चाइनीज के जैसा दिखता था। इसीलिए लगता है कि उधर के लोगों को भारत हमारे तरफ के लोग कहते हैं कि ये चाइनीज है। हाँ, उत्तर पूर्व के लोग उस तरफ के देख के लगता है। तो उसको देख के चीनी सैनिक सब बहुत खुश हो गए, उसको देख के उन लोगों ने हाथ हिलाना शुरू कर दिया, बिल्कुल कैलून लुफेंग को देख के। उसके बाद वहाँ हम लोग नथुला में थे। उसके बाद देखिए जैसे बहुत ऊंचाई पर है नथुला में, आप जाइएगा ना तो ऑक्सीजन की बहुत कमी हो जाती है उतनी ऊंचाई पर। तो क्या होता है ना कि आपकी सांस उखड़ने लगती है। हम लोग तो उसमें बहुत यंग थे, आज से लगभग 30 साल पहले की बात है, लेकिन फिर भी सांस उखड़ने लगती है और उसमें बहुत तरह तरह की बीमारियों का खतरा रहता है। एक बीमारी होती है इसको हाइपो कहते हैं, हाई अल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा, मतलब बहुत ऊंचाई पर जाने पर आपके फेफड़े में पानी भर जाता है ना। और एक बीमारी होती है सेरिब्रल एडिमा, उसमें दिमाग में भी पानी भर जाता है। तो वो सब में यदि ज्यादा गंभीर स्थिति हो और तुरंत मतलब मेडिकल की मदद नहीं मिले तो आदमी की मौत तक हो सकती है। इसलिए वहां पर जितने पहाड़ और चट्टान पर लिखा रहता है डोंट बी ए गामा इन द लैंड ऑफ लामा, है ना, मतलब गामा पहलवान नहीं बनिए, ये ज्यादा कुछ बहादुरी मत दिखाइए, ये लामाओं की भूमि है, क्योंकि उतना कम ऑक्सीजन पर आप जरा भी चलेंगे ना तो आप थक जाएंगे। खास कर जब आप मैदानी इलाके से गए रहेंगे तो हम लोग को ज्यादा ऑक्सीजन में रहने की आदत है ना, तो वहाँ सांस उखड़ने लगती है। उसके बाद हम लोग वहाँ पर एक स्टेशन कमांडर रहता है, जो इंडियन फौज वहाँ तैनात रहती है ना, वहाँ एक स्टेशन कमांडर रहता है, सबका जो हेड रहता है,
संयोग से वो स्टेशन कमांडर भागलपुर का ही निकल गया। तो हम, और उस स्टेशन कमांडर का जो मतलब रहने का था ना, वो जमीन के अंदर बना हुआ था, अच्छा। जिसको बेसमेंट कहते हैं, हिंदी में तहखाना कहते हैं। अब हो सकता है सुरक्षा कारणों से बना हो, लेकिन जमीन के अंदर उसका पूरा रहने का बना हो। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग शहर में हम लोग रहते हैं एसी में बैठ के, और बेडरूम में एसी लगा हुआ है, सब हम लोग उससे मतलब कठिनाई की कल्पना नहीं कर सकते हैं, मतलब जिस तरीके से उसमें काम होता है। और वहां मैं एक ये भी बताऊं कि एक बहुत बड़ी चट्टान है नथुला के पास, उसको जवाहर रॉक कहते हैं। नेहरू जी के नाम पर, जवाहरलाल नेहरू के नाम पर उसका नाम जवाहर रॉक है, क्योंकि नेहरू जी वहां एक बार घोड़े पर बैठ के आए थे। वो ऐसा दुर्गम रास्ता है कि वहां तक गाड़ी नहीं जा सकती है। तो जब वो प्रधानमंत्री थे तो गाड़ी से पहले से उतर के वो घोड़े पर बैठ के वहां तक आए थे, और उन्हीं के नाम पर उस चट्टान का नाम जवाहर रॉक है। उसके बाद हम लोग वहां रहे, वहां पर मतलब देखिए आर्मी वाले के साथ ये बात है कि कितनी भी कठिनाई में लोग रहते हैं, खाना वाना बहुत अच्छा खिलाते हैं, और पार्टी वार्टी का वहाँ बहुत कल्चर है। उसके बाद हम लोग कुछ दिन वहाँ रुके नथुला में। उसके बाद लौटते समय हम लोग सिक्किम में गंगटोक में एक बहुत बड़ा बौद्ध विहार है, रूमटेक मोनेस्ट्री नाम है उसका, वहाँ हम लोग घूमे। तो बहुत सारी तस्वीरें भी हमने ली। वो सब तस्वीरें यहाँ पटना में नहीं, दरभंगा में जो मेरा मकान है ना बाबूजी का बनवाया हुआ, वहाँ के एल्बम में है। तो वो सब बहुत सारी तस्वीरें हैं। मैं कभी सोचता हूँ कि फुर्सत मिलेगी तो कोई किताब लिखूंगा अपने संस्मरणों पर, तो वो सब सारी तस्वीरें डालूंगा, नथुला और ये सब की तस्वीरें। तो आज तक की कहानी यही थी दर्शकों के लिए। चलिए देखिए, इस कहानी में इतना ही। आपको क्या लगता है? आप भी हमारे कमेंट करके साझा करें। देखते रहे इम्पैक्ट लाइव। सहयोगी राहुल के साथ मैं करुणा तिवारी, पटना।